Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we are going to start our second part of the account lecture. Okay, in the first part we have completed near question number 3 in section D. Okay, so today we will move further. Okay, and we have to start on question number 4. I hope you have completed all the question that I taught you yesterday, and do regular practice because your exam is coming. Okay, so let's see question number 4. A and B, ए और बी 4-3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं. ठीक है, तो हमें विभाग डी में क्वेश्चन नंबर 4 देखना है. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ए और बी 4-3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं. ए और बी, इनका पहले अनुपात कितना था? 4 और 3. ये इनका पुराना अनुपात है. ठीक है, अब बोला है कि सी को 1/7 भाग देने के शर्त से नए साझेदार ग्रुप में प्रवेश दिया गया है. अब इसमें एक नया पार्टनर है सी, उसे 1/7 भाग देने का निश्चय किया गया है. ठीक है, सी 2/21 भाग ए के पास से और 1/21 भाग बी के पास से प्राप्त करेगा. तो हमें ये याद करना है ए ने कितना त्याग किया है और बी ने कितना त्याग किया है. ठीक है, तो ए का त्याग कितना होगा बच्चों? देखो, ए का पुराना अनुपात कितना था बच्चों? 4/7. ठीक है, 4/7. अब ये बोला है कि जो सी है ये ए के पास से कितना भाग प्राप्त करेगा? 2/21. ओके, ए का त्याग कितना होगा? देखो, जो सी है, जो सी पार्टनर आ रहा है वो ए के पास से 2/21 दिया है ना, और इसके पास से 1/21 भाग प्राप्त करेगा. ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पे ए का त्याग कितना होगा बताइए? मतलब ए ने कितना त्याग किया? जो सी आ रहा है, सी एक नया पार्टनर है, वो 1/7 के भाग से एंट्री कर रहा है. ठीक है, तो जो सी है 2/21 भाग इससे मतलब ए के प्राप्त से ले रहा है, और 1/21 भाग इससे ले रहा है. तो मतलब देखो, ए का त्याग कितना हुआ? 2/21, और बी का त्याग कितना हुआ होगा? 1/21. ठीक है, तो ए का त्याग कितना होगा बच्चों? 2/21, और बी का त्याग कितना होगा? 1/21. ठीक है, अब हमें बोला है कि लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात करो. तो ध्यान दो, जैसे आपको पता है बच्चों, त्याग का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना माइनस नया अनुपात. ठीक है, तो हमें नया अनुपात ज्ञात करना है. तो नया अनुपात ये प्लस माइनस में इधर आ जाएगा, तो पुराना माइनस क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा. ठीक है, ये प्लस उधर गया तो माइनस. तो पहले हम लोग ए का निकालते हैं. ठीक है, ए का नया अनुपात कितना होगा? ए का पुराना अनुपात कितना है? 4/7 है, माइनस ए ने त्याग कितना किया? 2/21. ये ऐसे हम कितना आएगा आपका यहाँ बच्चों? 21 ही आएगा. ठीक है, 7×21. अब 7×21 7 का 12 कितनी बार पढ़ेंगे? 21 आएगा 3 बार. तो ऊपर 4 से कितना हो जाएगा आपका? 12, और ये 2 ही रहेगा क्योंकि 21 से कम 21 ही होता है. तो इसका ए का त्याग हो गया 10/21. ठीक है, ए का नया भाग. अब बी का नया भाग निकालते हैं. तो इसका पुराना अनुपात कितना दिया है? 3/7, और इसने त्याग कितना किया है? 1/21. ठीक है, एलसीएम निकाल लो. 21 आएगा. 7×21, तो 3×9 1. ये आएगा बच्चों आपका 8/21. ठीक है, ये बी का हो गया. और सी का नया भाग हमें तो दिया ही है कि ना 1/7 के भाग से एंट्री कर रहा है,
अब ध्यान दो, यहाँ पे सबका एलसीएम कितना है, 21 है ना, तो इसका भी जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है में इसे 21 करना होगा। 21 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 बटे क्या हो गया 21, ठीक है। तो इनका अब नया अनुपात क्या बनेगा लाभ हानि का, ABC। तो ए का कितना है बच्चों 10, बी का है 8 और सी का कितना है 3, तो 21 हो गया टोटल। इन सबका 21 हो रहा है। सबका जो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जब भी हम लोग क्या निकालते हैं, अपना नया अनुपात निकालते हैं, ठीक है। आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो ये सिंपल था। सर्वप्रथम क्या हमें जो दिया था लिख दिए, त्याग का अनुपात क्या होता है पुराना माइनस नया, तो नया अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा पुराना माइनस त्याग, तो सॉल्व कर दिए आ गया, ओके। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, OBC 3 पार्टनर है, OBC इनका पुराना अनुपात है 4, 5, 1, ये पुराना अनुपात है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, जो O साझेदार है वो निवृत्त होता है, मतलब ये O यहाँ से चला गया, ठीक है। अब बोला कि O का भाग B और C प्राप्त करेंगे, O का भाग B और C 1:4 के रूप में प्राप्त करेंगे। अब जो O गया है इसका जो लाभ होगा, ठीक है, ये दोनों B और C 3:1 में प्राप्त करेंगे, ठीक है। मतलब 1:4 दिया है, सॉरी 1:4 के भाग में प्राप्त करेंगे। अब हमें इसमें ही बोला है कि लाभ हानि का हमें नया प्रमाण ज्ञात करना है, ठीक है। O का भाग क्या दिया 4 बटे, ध्यान बच्चों आपको 3 पार्टनर दिए थे OBC, ठीक है, 4:5, 5:1 पुराना अनुपात था। अब जो O का भाग जब निवृत्त होगा उसका लाभ ये B और C 1:4 में प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो B को कितना लाभ होगा, B का लाभ ज्ञात करने के लिए पहले जो O था O का पहले टोटल भाग देख लेते कितना, उसे टोटल कितना लाभ हो जाता। इसका पूरा 4:10 भाग था, जिसमें से B कितना प्राप्त करेगा, B को ये नया अनुपात दिया ना 1:4, मतलब 1:5 में प्राप्त करेगा, ठीक है। तो कितना होगा 4/50। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं C का भाग। C का लाभ कितना होगा, इसका टोटल भाग था 4/10, जिसमें से C कितना प्राप्त करेगा आपका 4/5, 4 × 16 50, मतलब 16/50। ठीक है, ये B का लाभ हो गया, C का लाभ। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, नया अनुपात निकालना है। तो पहले देखो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, नया माइनस पुराना, ठीक है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब तुम लोग पूरा लिखना है। तो मुझे क्या चाहिए, अब नया अनुपात चाहिए, नया अनुपात। तो नया अनुपात देखो कैसे होगा, इसको यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। ये पुराना है तो इधर आ जाएगा, लाभ का अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब पहले हमें निकालना है B का लाभ का अनुपात कितना दिया है, 4/50 दिया है। अब उसका पुराना अनुपात कितना है B का, 5, और ये कितना 5 × 9 = 10 था, ठीक है।
चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेना होगा 50 होगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5, क्योंकि 10 का 12 5 बार पढ़ेंगे, 10 का 12 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 50 25 29 बटे, इसका बी का कितना है बच्चों 29 बटे 50। अब इसी तरह हमें सी का निकालना है। सी का लाभ का अनुपात कितना था यहाँ पे देख लो 16 बटे 50, और इसका पुराना अनुपात कितना था 1 बटे 10। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 50 आएगा, तो यहाँ पे 16, 10 का 12 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो कितना आएगा आपका 21 बटे 50, ठीक है। हमें नया अनुपात निकालना है, तो देखो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ए और बी का नया अनुपात, ठीक है। A/B दोनों का अनुपात सेम कर दिया हूँ, मतलब जो हर में संख्या थी सेम हो गई। 29:5, 21:50, तो क्या होगा इनका 29 और 21, ये इनका नया अनुपात है, ठीक है। तो बी और सी, या बी और सी आएगा, तो बी और सी का क्या होगा नया अनुपात कितना होगा बच्चों 29 और 21 होगा, ठीक है। तो दोनों सिंपल थे, एक त्याग पर से निकाला, एक लाभ पर से हमने निकाला, ठीक है। आप लोग लिख लो इसे, इसके बाद हम नए क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग आते हैं विभागीय में, ओके। आप लोग तो क्वेश्चन रीड करो, विभागीय में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या बोला है इसमें। इसके प्रत्येक 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संपत्ति का ख्याति का अर्थ देकर उसके मूल्यांकन को उसके मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले प्रबल को समझाइए। पहला ख्याति आपको लिखना है, ख्याति क्या होती है। ख्याति या व्यवसाय की अदृश्य संपत्ति होती है, ठीक है। अब ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, आपके 5 से 6 तत्व हैं, तो आपको उन सभी तत्वों को लिखना होगा। तो देख लो, समझा देता हूँ एक बार आपको। पहला दिया है ख्याति, अर्थात क्या होता है। ख्याति अर्थात यह व्यक्ति की मतलब व्यवसाय की मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति होती है। अब ख्याति को निम्न तत्व प्रभावित करते हैं। पहला क्या है बच्चों आपका धंधा का स्वरूप, ठीक है। धंधों का स्वरूप देखो क्या दिया आपको, जिस पीढ़ी द्वारा अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की शक्ति अधिक मूल्य वृद्धि वस्तु के उत्पादन के कारण हो, वह ख्याति अस्तित्व में आती है। धंधा का स्वरूप क्या होता है बच्चों, मतलब हम लोग किस प्रकार का धंधा का स्वरूप, मतलब किस प्रकार का अपना बिजनेस। अगर अपना बिजनेस छोटा होगा, मतलब अगर हम लोग छोटे पैमाने बिजनेस करेंगे तो अपना क्या होगा, जो ख्याति है, ख्याति कम, मतलब बहुत कम, ज़्यादा समय तक मतलब हर जगह ज़्यादा उसकी ख्याति नहीं होगी। अगर आपका जो धंधा का स्वरूप बहुत बड़ा है, जैसे अमेजोन कंपनी ले लेते हैं, गूगल्स हो गए, क्या पूरे इनका ख्याति पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इनका क्या धंधा का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
तो धंधा शुल्क अगर किसी व्यवसाय या बिजनेस की धंधा का आकार छोटा होगा उसकी ख्याति कम होगी, अगर उसका आकार बड़ा होगा, स्वरूप बड़ा होगा तो उसकी ख्याति क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ठीक है। अब इसी तरह दिया है धंधा का ख्याल, धंधा का स्थल। अगर अपना धंधा कोई अच्छे स्थान पर है, एक शहरी एरिया में है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपनी ख्याति ज़्यादा होती है। अगर अपना कोई धंधा कोई पुराने एरिया में हो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, मतलब पूरे एक सुनसान प्लेस हो, वहाँ पे क्या होगी बच्चों, अपनी ख्याति क्या होगी, बहुत कम होगी धंधा का। ठीक है। तो वही आपको दिया है। अब इसमें एक बात ध्यान पढ़ लेना। फिर धंधा की वर्ष, धंधा की वर्ष से ख्याति हमारी कैसे निर्धारित होती है। अगर सोचो कोई एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, अगर वो शुरुआत में अपनी कंपनी क्या मार्केट में क्या की, लॉन्च की है। ठीक है। अगर उसने मार्केट में नया कंपनी लॉन्च किया है तो लॉन्च करने से क्या होगा, उसकी ख्याति तुरंत तो बढ़ेगी नहीं, मतलब उसका नाम तो सभी ग्राहक तुरंत तो जानेंगे नहीं। इसमें क्या उसे बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा समय मार्केट में टिकना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 साल, तो उसका क्या होगा, मार्केट में नाम होगा। ठीक है। तो क्या होगा इसमें धंधा का, मतलब धंधा के वर्ष में क्या होगा, जो बिजनेस बहुत पुराना होता है, ठीक, 10-20 साल हो जाते हैं, तो ऐसी कंपनी क्या होता है, उसकी ख्याति ज़्यादा होती है। अगर धंधा कोई नया एस्टेब्लिश हो, नया धंधा हमने स्टार्ट किया हो, तो उसकी ख्याति क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है। अब चौथा दिया आपको बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति में क्या है, अगर अपना मार्केट कैसा एकाधिकार है, मोनोपोली है मार्केट में, तो सभी लोग मुझे ही जानेंगे। जैसे अपने किस कर लेते हैं, रेलवे का, रेलवे में क्या है, गवर्नमेंट का पूरी मोनोपोली है। ठीक है। तो उसमें क्या हमें पता है कि हाँ, हमें गवर्नमेंट का ही पूरा, मतलब गवर्नमेंट का पूरा नाम आता है रेलवे में। अगर फिर जहाँ पे क्या हो बच्चों, बहुत सारा कंपटीशन हो, ठीक है, मतलब जैसे आपका परफेक्ट मार्केट हो, पूर्ण स्पर्धा का बाजार, तो वहाँ पे क्या होती है, ख्याति बच्चों बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी लोग अपनी क्वालिटी ज़्यादा देने की, मतलब सभी जो वहाँ के जो सेलर होते हैं, सेलर सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग नाम बनाने बहुत थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है। तो ये आपको 4 तत्व दिए थे, एक अन्य परवरिश में नहीं लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखना। दिया है यहाँ पे, देखो आगे क्वेश्चन, संचालकों की कार्य क्षमता पे। संचालक की कार्य क्षमता क्या होती है बच्चों, अगर मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, अगर वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, कंपनी को लाभ ज़्यादा देते हैं, अगर कंपनी का लाभ ज़्यादा होगा तो उसके जो शेयर होल्डर उन्हें भी फायदा होगा। ठीक है। तो लोगों को भी क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि चलो हम लोग भी उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अगर संचालक क्या है, सक्षम है, कार्यक्षम है, कुशल व्यक्ति हैं, तो बिजनेस का क्या होगा, ख्याति बढ़ेगी। अगर जो बिजनेस के संचालक ही असक्षम हैं और अकुशल हैं, प्लस काम चोरी भी करते हैं, तो ऐसे बिजनेस जल्दी ख्याति नहीं बन पाती मार्केट में, ऐसे जल्दी बिजनेस ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। ठीक है। अन्य विशेष लाभ क्या दिया है, जब पेड़ी की उत्पादकता वृद्धि कोई प्रकार का लाभ और जिसके कारण उसकी लाभ कमाने की क्षमता हो तो ख्याति अस्तित्व में आती है। अन्य विशेष लाभ में क्या है बच्चों, अगर ख्याति में अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई हो, या कोई लाइसेंस ले लिया हो, कॉपीराइट पेटेंट कर लिया हो किसी भी चीज़ का, तो उससे भी क्या होती है, अपनी ख्याति बढ़ती है। ठीक है। तो ये अपने 5-6 तत्व दिए, आप 6 तत्व याद कर लेना। हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन में 2 पे। ठीक है। बोला कि निम्नलिखित तत्वों के, मतलब हमें इसका पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है, प्लस उसका हमें रोजनामचा लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सावना, भरत और रमेश, क्या लिखा है, भावना, भरत और भूमेश एक साझेदारी में है, उनका अनुपात 2:1 है। 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार है। उपरोक्त पक्की तलपट की तारीख को साझेदार ने संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना निश्चित किया है, उस संबंधी जानकारी निम्नानुसार है। हमने संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया है। ठीक है। पुनः मूल्यांकन मतलब क्या होता है, मैंने पहले पुराना है, अब हमने फिर से स्टडी किया, तो ज़मीन की कीमत देखा, पहले 5 लाख थी, अब बढ़ गई या कम हो गई, उसके अनुसार देखते हैं। ठीक है। तो पहले हमें रोजनामचा और पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है। तो रोजनामचा के लिए जगह कितना चाहिए आपके लिए,
मैं छोटे प्लेस में कंप्लीट करूँगा इसे। विवरण उधार जमा, बाकी जो आता है आप लोग लिखते रहना, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूँगा, आप लोग थोड़ा व्यवस्थित बनाना, ठीक है बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ भी बना लेता हूँ इसी का। यहाँ पे आपका पुनः मूल्यांकन खाता बना देते हैं, ठीक है। ये अपना रोज नामचा है, ठीक है, रोज नामचा। तो देखो ज़मीन की कीमत 7 लाख गिनना है। ज़मीन कितने पे लिखी थी बच्चों? 5 लाख थी, अब कितनी हो गई? 7 लाख, मतलब 2000 क्या अपना फ़ायदा हुआ। तो ध्यान दो लोग इसमें बच्चों एंट्री कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर संपत्ति, कोई भी संपत्ति अगर बढ़ती है, ठीक है, पुनः मूल्यांकन खाता एक प्रकार से अपना उपज खर्च खाता होता है, ठीक है। अगर संपत्ति बढ़ेगी तो अपना लाभ होगा, तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या होगा? जमा होगा। और संपत्ति बढ़े तो क्या होता है? अपना उधार होता है, अगर कम होता है तो जमा होता है, ठीक है। इसी प्रकार दायित्व की हमेशा कौन सी शेष होती है बच्चों? हमेशा जमा शेष होती है। जमा मतलब क्या होता है? प्लस। अगर दायित्व बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जमा शेष बोलेंगे। अगर दायित्व कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उधार बोलेंगे। इसी प्रकार से उपज खर्च में बच्चों क्या होता है? जो खर्च खाता होता है हमेशा उधार होता है। अगर उधार बढ़े, अगर खर्च बढ़ता है तो उधार, अगर कम होता है जमा करते हैं। इसी प्रकार अगर आपका जो आय खाता होता है हमेशा क्या होता है? जमा होता है। अगर आय बढ़ता है तो हम लोग जमा करते हैं और कम होता है तो उधार करते हैं। तो उसी के रूल से हम लोग सोल्व करेंगे। रोज नाम से आपको आता ही होगा। तो पहला क्या है? ज़मीन बढ़ा, ठीक है। तो ज़मीन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? उधार। ज़मीन खाते उधार 2 लाख से, ठीक है। और पुनः मूल्यांकन खाते जमा होगा। क्यों? क्योंकि हमें लाभ हुआ, ठीक है। आप लोग पूरा विवरण लिखना व्यवस्थित, ठीक है। विवरण मैंने लिखूँगा, आप लोग लिखना। अब ध्यान दो, अब साथ में चलो मैं एंट्री भी करते रहूँगा पुनः मूल्यांकन खाता में। यहाँ पुनः मूल्यांकन खाता क्या बच्चा? जमा हुआ ना, तो जमा शेष में लोग ज़मीन खाते लिखेंगे ना 2 लाख। ठीक है, पहला आपका हो गया। मकान की कीमत 1 लाख की वृद्धि करना है। ज़मीन मकान, अब मकान में हमें 1 लाख वृद्धि करना है, कर देते हैं। मकान संपत्ति है, बढ़ेगी तो उधार होगी और पुनः अपना मतलब फ़ायदा होगा। अगर मकान बढ़ेगा तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करेंगे लोग? जमा करेंगे। कितने से? 1 लाख। यहाँ भी आएगा बच्चों आपका 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मकान खाते हैं। एक लाख हो गए। यंत्रों की बाजार कीमत 2,50,000 है, जो बही में लिखना है। अब यंत्र कितने हैं? यंत्र की कीमत देखो बच्चों, पहले कितने थे? 4 लाख था, ठीक है। अब कितना हो गया? 250, मतलब क्या हुआ? कमी हुई ना। अगर संपत्ति कम होगी तो हम लोग जमा करते हैं, अगर संपत्ति कम होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपना मतलब नुकसान होता है, तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या होगा? उधार होगा। पुनः मूल्यांकन खाते उधार और यंत्र खाते का, ठीक है। यंत्र हम लोग यहाँ जमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संपत्ति में क्या हो रही? कमी हो रही है, इसलिए। कितने से? 4 लाख का था, 250 हो गया, मतलब कितना कम हुआ बच्चों? 1.5 लाख ना। विवरण में क्या लिखोगे? यंत्र की कीमत कम हुई। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यंत्र खाते हैं पुनः मूल्यांकन के उधार में 1.5 लाख।
ओके। चौथे बात है, देनदारों पर 20% की दर से डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। देनदार देखो बच्चों कहाँ पे हैं, 1 लाख, ठीक है। देनदार कितने थे बच्चों अपने, 1 लाख, और उसमें बोला है हमें 20% की दर से ना, 1 लाख का 20% कितना होगा बच्चों, 20,000 होगा। अब ध्यान दो, जो डूबत ऋण अनामत होता है, अनामत की बच्चों हमेशा कौन सी शेष होती है, जमा शेष होती है। और जब भी हम लोग देखो अनामत मतलब क्या होता है, एक प्रकार से गुल्लक होता है अपना, एक प्रकार गुल्लक टाइप का होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, जैसे 1 लाख थे, मुझे पता है कि आगे भविष्य में मुझे 30,000 का लाभ हो सकता है, मतलब 30,000 के मेरे पैसे डूब सकते हैं, ठीक है। अगर 30,000 के पैसे डूबेंगे तो उसमें से क्या करूँगा मैं, पहले से जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लाभ में से अपने कुछ रुपए निकाल के अलग रख लेते हैं साइड में, ठीक है। वो साइड में रखते हैं, क्यों रखते हैं, सोचते हैं अगर भविष्य में मुझे क्या होगा, बेड डेट होगा तो मैं इसमें से बियर कर लूँगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग अनामत बोलते हैं। तो अनामत अगर मैं कभी भी अनामत निकालता हूँ तो अनामत किस से निकालते हैं, हमेशा प्रॉफिट से निकालते हैं, लाभ से निकालते हैं। अगर लाभ से मैं अनामत निकालूंगा तो मेरा क्या होगा बच्चों, लाभ कम होगा ना, होगा कि नहीं। अगर लाभ कम होगा, लाभ कम होने की वजह से क्या होता है, अपना उधार शेष हो जाता है। अगर लाभ बढ़ता है तो लोग जमा करते हैं, अगर कम हो जाए तो उधार करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार करेंगे। $20,000 से, और डूबत ऋण अनामत की कोई भी हमेशा जमा शेष होती है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, जमा करेंगे 20,000 रुपये। आते हैं यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाते में, उधार शेष में 20,000, ठीक है। आप लोगों ने खतौनी करना सीखा ही होगा 11 में, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पुनः मूल्यांकन उधार है तो उधार में, और नाम हमेशा उल्टा आता है। अब नेक्स्ट में करते हैं 5वें पे, जमीन मकान यंत्र हो गया, देनदार हो गए, ठीक है। लेनदार से 10,000 अब चुकाना नहीं है। अब लेनदार को क्या था, लेनदार अपने पहले कितने थे बच्चों, 2 लाख थे, ठीक है। 2 लाख में से अब 10,000 नहीं चुकाना, मतलब अपने क्या हो गया, फ़ायदा हुआ कि नहीं। 2 लाख थे, मतलब हमें चुकाना एक 90 ही चुकाना है, ठीक है। तो लेनदार कम होंगे अपने, लेनदार खाते उधार 10,000 नहीं चुकाना, इसलिए कम हो जाएंगे। अपना पुनः मूल्यांकन खाते क्या होगा, जमा होगा, लाभ हुआ इसलिए। जमा में लेनदार खाते, ठीक है। आगे देखो, मिलने बाकी आवक 5,000 और चुकाना बाकी खर्च 3,000 लेखा करना बाकी है। ध्यान दो, छठे में दिया है हमें मिलना बाकी आय, जो आय होती है मिलना बाकी आय अपनी क्या होती है बच्चों, संपत्ति होती है, ठीक है। मिलना बाकी, अब संपत्ति बढ़ेगी इससे, और आय होती है अपनी जमा शेष होती है, उसकी में फ़ायदा होगा, तो लिखते हैं अप्राप्त आय, ठीक है। कितना बच्चे बोला है, 5,000, ठीक है। और पुनः मूल्यांकन खाते क्या होगा, जमा होगा। आप प्राप्त आए 5,000, ठीक है।
अब बोला है कि 3000 चुकाना खर्च। अब खर्च से अपना क्या होगा बच्चों, हानि होगी ना, लिखना बाकी था। तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या होगा, उधार, और चुकाना बाकी खर्च अपना क्या दायित्व होता है, तो चुकाना बाकी खाते, चुकाना बाकी खर्च, ठीक है, लिख देना खर्च खाते। कितना आएगा यहाँ पे अपना 3000, ठीक है। उधार में चुकाना बाकी खर्च, ओके, कंप्लीट हो यहाँ तक। अब मैं बोला लास्ट में जो क्या करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता बंद कर देते हैं। बाकी जो अंदर का जो सेम है बाकी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। इनका अनुपात क्या दिया, 2:1 लाभ हानि 2:2 में 1 में बांटेंगे। पार्टनर कौन कौन से हैं, भावना, भरत और भवेश, जो भी भावना, भरत और भवेश 3 पार्टनर है, ठीक है। चलो देखते हैं लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। 2 लाख 1 लाख 10,000 5,000 3 15 3 15, ठीक है। माइनस करते हैं 1 50 20,000, प्रॉफिट कितना बच्चों अपना 1,42,000, ठीक है, अपना लाभ हुआ। ये लाभ तीनों पार्टनर आपस में बांटेंगे। कौन कौन है, भावना, भरत, भवेश, भावना, भरत, भवेश, ठीक है। कौन से अनुपात में दिया है, 2:1 मतलब 4। इसका आएगा 35,500, इसका भी 35:1, 35,500 35,500 मल्टीप्लाई 2 71,000। 1,42,000 को 2:1 में बांट दिया, ठीक है। तो ये पुनः मूल्यांकन खाता आपका तैयार हुआ। अब क्या करेंगे, एक लास्ट में इसकी भी एंट्री करनी रहेगी हमें। तो एंट्री देखो कैसे करेंगे बच्चों, इन सब पुनः मूल्यांकन खाते के उधार से इसमें है ना, उधार में लिखा है, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, कितने से 1,42, ठीक है। और इन तीनों खाता जमा कर देंगे। भावना पूंजी खाते आएगा, ठीक है, भावना के पूंजी खाते हैं, भरत के पूंजी खाते हैं और भूमेश के पूंजी खाते हैं। ओके, कितना आएगा इसका 71,000, 35,500, 35,500, ठीक है। ये क्या आएगा, इसमें विवरण क्या आएगा, लाभ हुआ था ना, तो लाभ आपस में क्या होते हैं, पार्टनर लोग आपस में बांटते हैं। और लाभ हमेशा कौन से अनुपात में बांटते हैं, हमेशा बच्चों पुराने अनुपात में ही बांटते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी का लाभ है इनका, इन तीनों पार्टनर ने मिलके धंधा किया है, खुद अपने मेहनत से कमाए, तो अपना खुद बांटेंगे, किसी दूसरे को नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। ये आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी है, तो आप लोग आसानी से कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है,
क्या दिया देखो पढ़ लो एक बार। अजय, अल्पा और असामयिक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनका प्रमाण दिया है 50, 30 और 20% दिया है। तारीखत पक्की तलपट आपको दिया है, ठीक है। तो हमें पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारी की पूंजी खाता और निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार करना है। ये थोड़ा बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपको दिया है ए बी साझेदार है। सी को नए भाग के रूप में उन्होंने प्रवेश देते हैं। ए अपने भाग का 1/5 और बी अपने भाग का 1/4 भाग सी को पक्ष में देते हैं। तो ए बी सी का नया अनुपात ज्ञात करें। जो पहले हमने एक क्वेश्चन किया था बच्चों, हमें सेम टू सेम उसी टाइप करना है। ओके, तो आप लोग इसे कर लेना। तो आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कल आपका इसमें ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू।